ट्वेल्थ केमिस्ट्री का अध्याय तीसरा विद्युत रसायन। और आज का जो हमारा जो टॉपिक है, सारे टॉपिक जितने भी टॉपिक आज हम पढ़ेंगे वो सब आपके जो सितंबर माह में आपको जो असाइनमेंट दिया गया है, मतलब अक्टूबर 10 के पहले आपको जो जमा करना है, उससे उस असाइनमेंट के जो क्वेश्चन हैं उसके लिए आज का जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ वो सारे हेल्पफुल हैं। आपको बहुत इसको ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअली होता क्या है, कई बार हम बुक से लिख तो लेते हैं लेकिन चीज़ों को समझ नहीं पाए रहते हैं, तो हमको बाद में दिक्कत होता है। इसलिए आप चीज़ों को समझिए, समझने के बाद जो है इसको नोट कीजिए। तो सबसे पहले विद्युत अपघट्यों की विलयनों में चालकत्व। यहाँ पे चालकत्व शब्द आया है, चालकता आप जानते हैं, है ना। चालकता जो है धातुओं से संबंधित है, और चालकत्व जो शब्द है वो विद्युत अपघट्य के लिए, जैसे आपने धातुओं में चालकता पढ़ा है ना, चालक, कुचालक, अर्धचालक। तो चालक क्या होता है? वे पदार्थ जो अपने विद्युत जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे हम क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं। मतलब चालक कहलाता है वह पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, वह चालक कहलाता है, और उसका यह गुण चालकता कहलाता है। ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकता उसे कुचालक कहते हैं। और अर्धचालक वे होते हैं जिनमें कुछ अशुद्धियाँ मिलाकर जो है विद्युत धारा उसमें प्रवाहित की जाती हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो विद्युत अपघट्यों के विलयनों की चालकत्व का अध्ययन करने के पूर्व हम इनमें उपयोग में आने वाले कुछ पदों को परिभाषित करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा से आप भली भांति परिचित हैं कि किसी चालक में से प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा I इज इक्वल टू, यहाँ पर है ना, I इज इक्वल टू dq/dt, जहाँ dq विद्युत आवेश की वह मात्रा है जो चालक में से dt समय में, d यहाँ पे अल्पांश को शो करता है, अल्प परिवर्तन को, है ना, डेल टी भी पढ़ते हैं इसको। तो धनावेश के प्रवाह की दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा में मानी जाती है। धनावेश की दिशा को विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा में मानते हैं। अब इसका जो इकाई है वो है एम्पियर। और एक कूलाम आवेश यदि 1 सेकंड में प्रवाहित होता हो तो विद्युत धारा की मात्रा 1 एम्पियर होगी। फिर आगे देखते हैं प्रतिरोध। तो जब किसी विद्युत, है ना, प्रतिरोध यहाँ पर आप देखते हैं रेजिस्टेंस कहते हैं इसको अंग्रेजी में। तो जब किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में इलेक्ट्रोड के मध्य विभवांतर लगाया जाता है तो उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार का विद्युत अपघटनी चालक धात्विक चालकों की तरह ओम के नियम का पालन करता है। तो प्रतिरोध किसे कहते हैं? अगर आप लोग ओवरऑल देखें अपने शब्दों में, तो किसी चालक में विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट या बाधा को हम प्रतिरोध कहते हैं। मतलब विद्युत धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न होता है, जो रुकावट होता है, उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रत्येक चालक विद्युत धारा के प्रवाह में कुछ रुकावट डालता है ना, उत्पन्न करता है, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। और इसे आर से शो करते हैं। आर मतलब है रजिस्टेंस, एवं उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की सामर्थ्य, यहाँ पे आई है ना, इसकी विद्युत धारा की मात्रा भी कह सकते हैं इसको। आई के संबंध के मध्य जो चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। और इकाई यदि किसी विद्युत धारा की सामर्थ्य मतलब मात्रा आई को एम्पियर में चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर वी को वोल्ट में व्यक्त करें तो चालक का प्रतिरोध आर ओम से व्यक्त होगा। आर किससे व्यक्त होगा? ओम से व्यक्त होगा प्रतिरोध, है ना। मतलब चालक का प्रतिरोध आर ओम से व्यक्त होगा। तो ऐसा ही इकाइयों के पदों में 1 ओम इज इक्वल टू, है ना, किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर की घात -3 A-2। ये इसका जो है आप इसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं इसका मात्रक को। फिर देखते हैं प्रतिरोधकता। ये थोड़ा सा अब आपके लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको थोड़ा सा जानना जरूरी है। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? विशिष्ट मतलब क्या होता है? कोई पर्टिकुलर एरिया, जैसे हम देखते हैं ना विशिष्ट, स्पेशलाइजेशन या स्पेसिफिक, है ना, विशेष सब्जेक्ट देखते हैं, या फिर स्पेशल कोई डॉक्टर देखते हैं, मतलब ये स्पेशलिस्ट हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं या आई स्पेशल। उसी प्रकार से जो विशिष्ट शब्द यहाँ पे जो लगे हैं ना, स्पेसिफिक, वो क्या है? एक पर्टिकुलर एरिया का प्रतिरोध। जैसे प्रतिरोध पूरे चालक का है ना, किसी चालक के में प्रवाहित होने वाले धारा के या जो विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है उसके मार्ग में उत्पन्न रुकावट या बाधा को हम प्रतिरोध कहते हैं। ये पूरे चालक के लिए है। लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध मतलब एक पर्टिकुलर एरिया, मतलब एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले चालक का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। इसको अगर हम शॉर्टकट मतलब एक अगर आसान शब्दों में देखें, है ना, तो आर अनुत्क्रमानुपाती होगा L/A, जहाँ पे L उसकी लंबाई है चालक की, A उसका अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है
है ना। और इसको जो है अपन मतलब यहाँ पे जो ये अनुत्क्रमानुपाती चिन्ह है जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, उसके जगह हम चिन्ह लेंगे रो, है ना, इसको रो पढ़ते हैं। तो रो एक स्थिरांक है जो चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है, इसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। और इसको अगर आप अपने शब्दों में देखें तो ये वाला पॉइंट आपके लिए बहुत एक घन सेंटीमीटर का प्रतिरोध होता है, ये सबसे बढ़िया आपके याद करने के लिए, आपको जानने के लिए। तो किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता उसके एक घन सेंटीमीटर का प्रतिरोध होता है, ये मेन है, ठीक है। अब प्रतिरोधकता इज इक्वल टू, यहाँ पर इसको अगर आप देखें, है ना, इसके अकॉर्डिंग तो आर ए अपॉन एल, जहाँ पे ये जो सिग्मा है, सॉरी यहाँ पे जो रो है, ये रो ये विशिष्ट प्रतिरोध है, आर प्रतिरोध है, और जो ए है ना, ये वाला जो ए ये किसी जो चालक है उसके एकांक लंबाई, है ना, सॉरी यहाँ पे क्षेत्रफल है, ये अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, एल उसका एकांक लंबाई, है ना, लंबाई। तो इस प्रकार से यदि एल बराबर 1 सेंटीमीटर और ए बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रतिरोध होता है ना, पर्टिकुलर कहाँ का प्रतिरोध होता है, लंबाई कितना 1 सेंटीमीटर, और उसका परिच्छेद का क्षेत्रफल कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, क्षेत्रफल को स्क्वायर में दर्शाते हैं। तो उसको ओवरऑल हमने कह दिया कि 1 घन सेंटीमीटर कह दिया, 1 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू घन सेंटीमीटर। थोड़ा आगे चलते हैं, है ना, यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ। उसके बाद चालकत्व, अब हम लोग आ गए चालकत्व में, जो हमारा स्टार्टिंग टॉपिक था। चालकत्व क्या है? तो चालकत्व किसी चालक का चालकत्व यह दर्शाता है कि कितनी सुगमता से विद्युत धारा उस चालक में से प्रवाहित होती है ना। मतलब किसी चालक में विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है वो कितनी सुगमता से हो रही है, कितनी आसानी से उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ये उसका जो है क्या है, चालकत्व है ना, कंडक्टेंस, है ना। किसी चालक का चालकत्व यह दर्शाता है कि कितनी सुगमता, कितनी आसानी से विद्युत धारा उस चालक में से प्रवाहित होती है। चालकत्व का मान चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम के तुल्य होता है, इसे सी से व्यक्त करते हैं। तो चालकत्व सी इज इक्वल टू 1/r, जहाँ पे हमने कहा ना कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो सी इज इक्वल टू 1/r। इकाई की बात करें तो चालकत्व की इकाई ओम इनवर्स या है ना में होती है। विशिष्ट चालकत्व, तो यहाँ पे विशिष्ट चालकत्व क्या होगा, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम। यहाँ पे प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या है, चालकत्व, और विशिष्ट चालकत्व क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम। तो कप्पा से इसको दर्शाएंगे, विशिष्ट चालकत्व को कप्पा से दर्शाएंगे। तो कप्पा इज इक्वल टू 1/रो, कप्पा इज इक्वल टू 1/रो, और रो इज इक्वल टू L/RA। तो इस प्रकार से आ जाएगा ये वैल्यू, ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना। यहाँ पे ये वाला जो है ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, ये यहाँ से आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक में लेके चल रहा हूँ। तुल्यांकी चालकता, है ना, तुल्यांकी चालकता। अब यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। ये तुल्यांकी चालकता जो मैं लिया हूँ इसको मैं हटा देता हूँ। तो तुल्यांकी चालकता क्या है ना, दिए गए ताप पर एक निश्चित लंबाई एवं एक निश्चित अनुप्रस्थ काट वाले धात्विक चालक की विशिष्ट चालकता का मान स्थिर होता है ना। मतलब दिए गए ताप पर एक निश्चित लंबाई, यदि किसी चालक की लंबाई निश्चित है और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी अगर क्या है, निश्चित है ना, मतलब निश्चित अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, लंबाई भी निश्चित है, तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध भी क्या होगा, स्थिर होगा। किंतु विद्युत अपघटनी चालकों के लिए ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि विद्युत अपघटनी जो चालन है वो किस पर डिपेंड करते हैं, आयनों के द्वारा गमन करती है ना। विद्युत धारा आयनों के द्वारा गमन करती है, विलयनों में विद्युत धारा आयनों के द्वारा गमन करती है। अतः विद्युत अपघट्यों के विलयन की चालकता उसमें उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करती है ना। विशिष्ट जो चालकता है यहाँ पर हमने मतलब स्थिर होगा कब, यदि चालक का जो लंबाई अगर जो है निश्चित है ना, और यदि उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी निश्चित है, तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता क्या होगा, स्थिर होगा। लेकिन यहाँ जो है विलयनों में विद्युत धारा जो है यहाँ पे किंतु ये जो है किंतु है ना, यहाँ पे जो है किंतु विद्युत अपघटनी चालकों के लिए ऐसा नहीं होता। विलयनों
में विद्युत धारा आयनों के द्वारा गमन करती है, अतः विद्युत अपघट्यों के विलयन की चालकता उसमें उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। इस तरह विद्युत अपघट्यों के विलयन की चालकता उसमें सांद्रण के साथ परिवर्तित होती है। अतः विद्युत अपघट्यों की चालकताओं की तुलना करने के लिए निम्न शर्तें आवश्यक है। इनके विलयनों का आयतन समान होना चाहिए। विलयनों में पदार्थ की इतनी मात्रा होनी चाहिए कि आयनों के द्वारा ले जाने वाले कुल आवेश की मात्रा समान हो। उपरोक्त शर्तों को पूरा करने के लिए विद्युत अपघट्यों के विद्युत अपघट्यों के 1-1 ग्राम तुल्यांक भारों को समान आयतन में विलय करना चाहिए। इन विलयनों की चालकता तुल्यांकी चालकता कहलाती है। अतः अब यहाँ से आपको नोट करना है इसको, है ना। ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला, ये यहाँ से ये यहाँ तक, ये इसका परिभाषा हो गया कि किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता उन समस्त आयनों की चालकता है जो 1 ग्राम तुल्यांकी विद्युत अपघट्य को VmL में विलय करने से उत्पन्न होता है। एक बार फिर से देख लें, किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता उन समस्त आयनों की चालकता है जो 1 ग्राम तुल्यांकी विद्युत अपघट्य को VmL में विलय करने से उत्पन्न होता है। यहाँ पे इसे लेमडा EQ, इसको लेमडा EQ पढ़ेंगे जो इक्विवेलेंट है। EQ का मतलब क्या है? इक्विवेलेंट, है ना। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तुल्यांकी चालकता को इक्विवेलेंट कहा जाता है। विशिष्ट चालकता के मध्य संबंध निम्नानुसार प्राप्त किया जा सकता है। मान लो किसी विद्युत अपघट्य के 1 घन सेंटीमीटर विलयन को एक आयताकार पात्र जिसमें 2 दीवारों के मध्य की दूरी 1 सेंटीमीटर हो में रखा जाता है। यदि पात्र की दीवारें धातु की प्लेटें हों तो वे इलेक्ट्रोडों का कार्य करेंगी। इस स्थिति में विलयन की तुल्यांकी चालकता विशिष्ट चालकता के तुल्य होगी। तो विशिष्ट चालकता बराबर तुल्यांकी चालकता, मतलब हमने क्या किया है कि विद्युत अपघट्य के 1 घन सेंटीमीटर विलयन को एक आयताकार पात्र जिसमें 2 दीवारों के मध्य की दूरी 1 सेंटीमीटर हो में रखा गया है ना। तो वे इलेक्ट्रोडों का कार्य करेंगे। इस स्थिति में विलयन की तुल्यांकी चालकता विशिष्ट चालकता के बराबर होगी। मतलब हमने क्या किया है कि एक जो है तुल्यांकी के लिए क्या लिया है हमने, यहाँ पे स्थिति क्या है कि जो है विद्युत अपघट्य के 1 घन सेंटीमीटर विलयन, है ना, को एक आयताकार पात्र में लिया है। तो यहाँ पर विशिष्ट चालकता किस पर डिपेंड करता है ना। विशिष्ट चालकता डिपेंड करता है उसके आयतन पर, और तुल्यांकी चालकता किस पर डिपेंड करता है? उसके ग्राम तुल्यांकों पर, है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 1 घन सेंटीमीटर विलयन को एक आयताकार पात्र जिसमें 2 दीवारों के मध्य की दूरी 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे जो दूरी हो कितना है? 1 सेंटीमीटर, है ना। तो अगर हम क्या करें, यदि हम सेंटीमीटर, जैसे तुल्यांकी चालकता किस पर डिपेंड कर रहा है? 1 घन सेंटीमीटर विलयन पर्टिकुलर, है ना, उसके जो है आयनों पर डिपेंड करते हैं। लेकिन जो विशिष्ट चालकता वो किस पर डिपेंड करता है? आयतन पर, है ना। अब यदि विलयन में शुद्ध विलायक मिलाकर उसका आयतन 9 घन सेंटीमीटर कर दिया, आयतन बढ़ा दें, है ना, तो आयतन बढ़ाने से तुल्यांकी चालकता तो वही है, क्योंकि ये ग्राम तुल्यांकों पर निर्भर करते हैं। लेकिन आयतन जब हम बढ़ा रहे हैं तो विशिष्ट चालकता का मान जो है बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि विशिष्ट चालकता किस पर डिपेंड करता है? आयतन पर। मतलब प्रारंभ में क्या हुआ कि हमने 1 घन सेंटीमीटर हमने क्या किया, जो है विलयन कितना है? 1 घन सेंटीमीटर, उसको कहाँ रख दिया? एक आयताकार दीवार के बीच में, जिसकी दूरी कितनी है? 1 सेंटीमीटर रख दिया। तो तुल्यांकी चालकता किसके बराबर है? विशिष्ट चालकता के। यहाँ पे तुल्यांकी चालकता का वैल्यू कितना है? 1 सेंटीमीटर, और विशिष्ट चालकता का वैल्यू कितना है? 1 घन सेंटीमीटर। लेकिन हमने क्या किया कि जो विशिष्ट चालकता है उसके वैल्यू को बढ़ा दिया, कितना? 9 गुना, 9 घन सेंटीमीटर कर दिया। तो तुल्यांकी चालकता विशिष्ट चालकता के बराबर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि तुल्यांकी चालकता तो उतना ही है, हमने बढ़ाया कि इसको है विशिष्ट चालकता को। तो यहाँ पर एक नया वैल्यू आ जाएगा कि तुल्यांकी चालकता बराबर 9 गुणित विशिष्ट चालकता। तुल्यांकी चालकता बराबर 9 गुणित विशिष्ट चालकता, क्योंकि 9 गुना हमने विशिष्ट चालकता को बढ़ा दिया। अब सामान्यतः यदि पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक VmL में उपस्थित हो तो तुल्यांकी चालकता बराबर V इंटू विशिष्ट चालकता। तो यहाँ पे तुल्यांकी चालकता को हम लेमडा EQ से दर्शाएंगे, इक्विवेलेंट बराबर कप्पा इंटू V। यदि विलयन की सांद्रता सेंटीमीटर ग्राम तुल्यांक प्रति 1000 घन सेंटीमीटर हो, है ना, सांद्रता C ग्राम तुल्यांक प्रति 1000 घन सेंटीमीटर हो तो, है ना, इसको आप लोग ये जो वैल्यू है
तो लेमडा ई क्यू इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपान एन, है ना। क्या करेंगे, लेमडा ई क्यू इक्वलेंट इज इक्वल टू कप्पा, है ना, इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपान एन, जहाँ पे लेमडा ई क्यू इक्वलेंट इन्वर्स -1 सेंटीमीटर इन्वर्स इंटू 1000 अपान ग्राम तुल्यांक लीटर, है ना। तो ये जो है विशिष्ट चालकता का मात्रक है 1000 और नॉर्मलता का ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, है ना, इन्वर्स। तो 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर की घात 3, इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं एक और टॉपिक जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मोलर चालकता। सारी चीज़ें सेम हैं, है ना, सारी चीज़ें सेम हैं, केवल आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपने तुल्यांक लिया है वहाँ पे आपको मोल लेना है, बस। बाकी सारी चीज़ें आपको सेम मिलेंगी। किसी विलयन की मोलर चालकता पदार्थ के 1 ग्राम मोल, जहाँ पे 1 ग्राम तुल्यांक लिया था वहाँ पे आपको 1 ग्राम मोल लेना है। VmL घन सेंटीमीटर में विलय करने से उत्पन्न हुए सभी आयनों की चालकता होती है। तुल्यांकी चालकता के समान ही मोलर चालकता भी विलयन की विशिष्ट चालकता से संबंधित है। सेम टू सेम कंडीशन, है ना। लेमडा एम यहाँ पे दर्शाना है आपको, लेमडा ई क्यू के जगह लेमडा एम, है ना, जहाँ पे एम मोलरता को शो करता है, और इंटू कप इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपान सी, इसको एम कर लेना। यहाँ पे आपने एम लिया था, तुल्यांक के लिए एम एन लेना है, क्योंकि वो नॉर्मलता पर डिपेंड करता है, और यहाँ पे मोलर चालकता मोलरता पर डिपेंड करता है, इसलिए क्या करेंगे, मोलरता पर, इसलिए आप यहाँ पे एम ले लेंगे। तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो लेमडा एम इज इक्वल टू विशिष्ट चालकता इंटू 1000 अपान मोलरता। फिर इसको यहाँ तक लिख लेंगे, दोनों में संबंध दर्शाना है। तो तुल्यांकी चालकता बराबर मोलर चालकता बटे विद्युत अपघट्य के एक अणु में उपस्थित धन या ऋण आयनों की का कुल आवेश। तो ये हो जाएगा लेमडा ई की इज इक्वल टू लेमडा एम बटे एन। यहीं तक इन दोनों में संबंध आपको दर्शाना है। और उसके बाद फिर आपको जो है कोलरास का नियम, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना। इसके जस्ट बाद बहुत ज़्यादा हमने तनु कर दिया है, अनंत मतलब बहुत ज़्यादा पतला। अनंत अनुता पर तुल्यांकी या मोलर चालकता का मान, अभी हमने दोनों चालकता को देखा। उसके धन आयन या ऋण आयनों की अनंत अनुता पर तुल्यांकी या मोलर चालकताओं के योग के तुल्य होता है। प्रत्येक प्रकार के आयनों के 1 मोल की चालकता मोलर आयनिक चालकता कहलाती है। प्रत्येक विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता उसके एक सूत्र इकाई से प्राप्त होने वाले धन एवं ऋण आयनों की संख्याओं का क्रमशः उनके मोलर चालकताओं के गुणनफल के योग के तुल्य होता है। तो लेमडा एम, है ना, यहाँ पे जो ये वाला जो वैल्यू है, ये जो हमने इस प्रकार से लिखा है, ये जो है अनंत अनुता पर मोलर चालकता है। ये जो लेमडा, ये अनंत अनुता को शो कर रहा है, ये चालकता को शो कर रहा है और मोलरता को, है ना। ये अनंत का चिन्ह है, तो ये अनंत अनुता पर मोलर चालकता, जिसमें मैंने राउंड सर्कल किया है, ये है अनंत तनुता पर मोलर चालकता इज इक्वल टू लेमडा प्लस अनंत अनुता पर और प्लस लेमडा माइनस अनंत अनुता पर, है ना। तो उदाहरण के लिए NaCl का अगर हम लें तो NaCl, है ना, अनंत अनुता पर NaCl इज इक्वल टू लेमडा अनंत Na प्लस और लेमडा अनंत Cl माइनस। तो यहाँ पे जो है हो जाएगा आपका Cl माइनस। इसी प्रकार से BaCl2 का लें, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे ये 2 नहीं आएगा, केवल लेमडा, है ना, और Cl बस आएगा। यहाँ पर 2 होगा क्योंकि BaCl2 है, तो ये ठीक है, ये वाला ये राइट है। इसको सुधार लेंगे आप इस प्रकार से, लेमडा Cl, है ना, लेमडा Cl अनंत अनुता, बस। यहाँ पे आपको 2 नहीं लिखना है, ये 2 नहीं रहेगा, है ना। उसके बाद AlCl3 अगर ले एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, तो यहाँ पे आप 3 लिखेंगे। इस प्रकार से तोड़ना है इसको, धन आयन और ऋण आयन में तोड़ना है। आगे देखते हैं इसी में, है ना, इसका अनुप्रयोग देखते हैं। तो कोलरॉस के नियम का अनुप्रयोग निर्धारण डिबाई-हकल ओहन सागर समीकरण से प्राप्त ग्राफ के बहिर्वेशन से नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो है ना, मतलब जो हमने C लिया है ना, वर्गमूल यहाँ पे सांद्रता का के मध्य खींचा गया वक्र दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए कम सांद्रता पर y अक्ष के समांतर हो जाता है, जैसा कि चित्र में। तो इसको आपको इतना डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको यहाँ से लिखिए, है ना, ये यहाँ से आप लिख लीजिए अनुप्रयोग में, ये सबसे बेटर रहेगा आपके लिए। क्योंकि आगे इधर फिर डिबाई हकल आपको पढ़ना पड़ेगा, जो कि मैं आपको बाद में बताऊँगा, तो फिर ये ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ से आप इसको लिखिए, है ना। दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता कोलरॉस नियम की सहायता से निकाली जा सकती है। कोलरॉस के नियम अनुसार, है ना, अनंत अनुता पर
जो मोलर चालकता है ये है ना, ये क्या है, विद्युत अपघट्य है। CH3COOH क्या है ना, अम्ल है। तो ये दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता कोल-रॉस के नियम से निकाली जा सकती है। यहाँ पे आप ले लेंगे अम्ल, एसिटिक अम्ल, इसको 2 भाग में तोड़ेंगे, माइनस चार्ज CH3COO माइनस प्लस है ना H प्लस। और अतः दुर्बल विद्युत अपघट्य एसिटिक अम्ल की अनंत अनुता पर मोलर चालकता का मान अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न प्रबल विद्युत अपघट्य की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो CH3COOH को इज इक्वल टू HCl प्लस CH3COONA माइनस NaCl, इसमें क्या करेंगे अपन, अगर इसका वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू है, तो इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, जब इन दोनों को जोड़ा जाएगा और इसको घटाया जाएगा तो इसका जो Na है ना, इसका Na बाहर निकल जाएगा और इसका H जुड़ जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा CH3COOH हो जाएगा। इसका H इसमें जोड़ देंगे और इसका Na इसके Cl से जुड़ जाएगा। जब इसको इन दोनों को जोड़ेंगे, जब इन दोनों को अपन जोड़ेंगे तो ये तोड़ने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर इसका जो Cl है, इसका Cl इसके Na से हमने जोड़ दिया और इसके CH3COO को हम इसके H से जोड़ेंगे तो हमको एसिटिक अम्ल मिल जाएगा और NaCl भी मिल जाएगा। इसको घटा सकते हैं इसके वैल्यू को, तो इस प्रकार से इसको निकाला जा सकता है ना। वैसे ही NH4OH का भी निकाल सकते हैं, NH4Cl और NaOH को दोनों को जोड़ेंगे, इससे हम NaCl को घटा लेंगे। तो इस पर हम लोग ज़्यादा डिटेल में आपको तब समझ आएगा जब मैं इस पर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताऊंगा। लेकिन अभी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना है, अभी आप इसको जो है असाइनमेंट के अकॉर्डिंग आप लोग इसको नोट कर लें। इसको ज़्यादा अच्छे से आपको मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब बताऊँगा तो एक क्लियर कट समझ आ जाएगा आपको। फिर वियोजन की मात्रा की गणना, दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा निम्नानुसार परिभाषित की जा सकती है। वियोजन की मात्रा इज इक्वल टू वियोजित अणुओं की संख्या बटे कुल अणुओं की संख्या। वियोजित मतलब होता है टूटना, किसी विलयन में कितने अणु वियोजित होते हुए हैं, कितने अणु टूटे हैं और कुल अणु कितना है, तो इसको भी हम इससे निकाल सकते हैं। और उसके बाद जो है अल्फ़ा इज इक्वल टू है ना, इसको अल्फ़ा दर्शाएंगे वियोजन की मात्रा लेमडा C बटे लेमडा M। यहाँ पे जो C है ये जो है सांद्रण पर है और ये अनंत पर है, अनंत अनुता पर, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको हम जो है